उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो मिले तो आप लोगों को भी पता चले कि सर दर्द शुरू होने वाला है। हेलो बॉयज, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं हम आपके सामने एक बार फिर से नेक्स्ट लेसन के साथ। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र का एक डायग्राम और उसको समझते हुए साथ साथ में पाचन तंत्र की क्रियाविधि कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ये लेसन अपने पिछले लेसन का ही नेक्स्ट कंटिन्यू लेसन है, आगे का लेसन है। जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे एक डायग्राम बना रखा है पाचन तंत्र का, तो अपन डायग्राम को समझते समझते साथ साथ में पाचन की क्रियाविधि को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये जो छिद्र बना रखा है यहाँ पे नीचे का, इसको नाम दे रखा है मुख, जहाँ से भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है। जो कुछ भी खाते करते हैं इस मुख के द्वारा शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है। इसके ऊपर के हिस्से में एक छिद्र बना रखा है जिसको अपने नाम दिया है नासा छिद्र, जहाँ से हवा अंदर जाती है। नाक का छिद्र नासा मार्ग है जो पीछे आके ग्रसनी में खुल रहा है। इधर से देखें तो मुख के जस्ट पीछे का ये हिस्सा जो खोखला भाग है, इसको नाम दिया गया है मुख गुहा। अपने आहार नाल में भोजन का पाचन यहीं शुरू होता है। सबसे पहले भोजन यहीं पचना प्रारंभ होता है। अपने पहले पढ़ा था कि मुख गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की गई लार आती है और उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, टायलिन। कौन सा नाम दिया था, टायलिन एंजाइम। और टायलिन का मैंने बताया भी था किसका पाचन करेगा, ये स्टार्च का। स्टार्च को अपन क्या कह सकते हैं, पॉली सैकेराइड कह सकते हैं। ये टायलिन इस स्टार्च पे काम करेगा जिसको अपन कह रहे हैं पॉलीसैकेराइड, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा जिनको अपन नाम देंगे डाई सैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारा, डाई का मतलब केवल दो, सैकेराइड का मतलब शर्करा के अणु, बहुत सारे शर्करा के अणु मिल करके स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, पादपों के अंदर संचित भोज्य पदार्थ, जो अपन भोजन करते हैं पादपों से जो चीज़ें अपन को मिलती है उसमें स्टार्च होता है। अपने मुख में टायलिन एंजाइम इस पे काम करेगा, डाइसैकेराइड का निर्माण कर देगा। डाइसैकेराइड के कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं अपन, जैसे माल्टोस, गैलेक्टोस और सुक्रोज, ये बन जाते हैं। दो शर्करा के अणु हैं। जब ये बनते हैं तो भोजन का स्वाद थोड़ा बदल जाता है। जब आप शुरू में, जैसे मान लो आप सूखे चावल खाते हैं, सूखे गेहूँ खाते हैं या बाजरे की सूखी रोटी खाते हैं, तो शुरू में उसका कोई विशेष स्वाद नहीं होता। लेकिन आप जब उसको थोड़ी देर बाद चबाते हैं तो उसका स्वाद धीरे धीरे बदलता है और मीठा होने का एहसास होता है। वो इसीलिए होता है, शुरू में उसमें स्टार्च होता है जिसका कोई विशेष स्वाद है नहीं। जब उस पर टायलिन काम करेगा, माल्टोस, गैलेक्टोस, सुक्रोज बनेंगे तो उसमें से अपन को मीठा मीठा स्वाद आने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भोजन मुख गुहा में आता है, लार मिक्स हो गई, टायलिन मिक्स हो गया और लाइसोजाइम भी जिसमें मिक्स हो गया, उसके बाद अपन भोजन को कहते हैं बोलस। जो भी अपन निगलते हैं ना, मारवाड़ी में अपन जिसको मुरिया कहते हैं, है ना, वो मुख गुहा में अपन जब निकलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। बोलस कहाँ से आएगा, ग्रसनी से होते हुए। अपन ने पहले ही पढ़ा था, ग्रसनी यहाँ से कंठ के बाद से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा उसका जुड़ा रहता है श्वास नली से, कंठ के नीचे की नली श्वास नली कहलाती है, और कंठ के पीछे की जो नली होती है उसको गर्शिका कहते हैं। श्वास नली के जो कंठ वाला हिस्सा, इसके ऊपर एक भाग पाया जाता है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एक ढक्कन है एक तरीके का जो कंठ को ढक के रखता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो ये खाने को एपिग्लोटिस इस श्वास नली में प्रविष्ट होने से रोकने का काम करता है। फिर भोजन आता है गर्शिका में, गर्शिका से होते हुए सीधा कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। आमाशय के अंदर भी 2-3 प्रकार के पदार्थ बनते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि आमाशय के अंदर पाचन केवल प्रोटीन का होता है। प्रोटीन के अतिरिक्त किसी भी दूसरी चीज़ का पाचन नहीं होता। जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय में मैंने कहा केवल और केवल किसका पाचन होगा, प्रोटीन का। आमाशय के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसको क्या कहते हैं, पेप्सिन। हालांकि ये पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिनोजन के रूप में प्रो एंजाइम बनता है।
और वो आमाशय के अंदर ही बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहते हैं, जिसको आप तेजाब का एक रूप भी कह सकते हैं। तेजाब तो आप सब परिचित हैं, आप लोग किस में काम आता है? हाँ, बैटरी वगैरह में डालते हैं, ठीक है। और जब यही तेजाब अपने हाथ पे कपड़े पे लग जाता है तो क्या होता है? सब जल जाता है। लेकिन अपने पेट में बन रहा है आमाशय, नहीं जल रहा है, बनने के बावजूद नहीं जल रहा है। इसकी एक विशेष विशेषता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। ये प्रोटीन जिसको अपन क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो पेप्सिन के साथ क्रिया करती है, किसकी उपस्थिति में? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और किस में बदल जाती है? डाई पेप्टाइड। प्रोटीन होती है ना, ये अमीनो अम्लों से बनती है। प्रोटीन की एक इकाई, प्रोटीन भी एक प्रकार का बहुलक है, इसका जो एकलक होता है, एक इकाई होती है, वो अमीनो अम्ल होती है। और दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं एक बंध के द्वारा, उस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। और बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, तो उसको अपन पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। और जब ये पेप्सिन इस पर क्रिया करता है तो ये कौन से बंध को तोड़ता है? इन पेप्टाइड बंधों को ही तोड़ता है। लंबी श्रृंखला के जो अणु होते हैं उनको तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देता है, ठीक है। दो दो तीन तीन पेप्टाइड बंधों से बनी हुई श्रृंखलाएं बन जाती है, उनको अपन क्या कह देंगे? डाई पेप्टाइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। इसीलिए कहते हैं कि आमाशय के अंदर भोजन के पाचन के समय माध्यम कैसा होता है? क्षारीय या अम्लीय? तो HCl बन रहा है तो अम्लीय हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इस आमाशय के अंदर इस HCl से आमाशय की दीवार को बचाने के लिए भी श्लेष्मा बनता है। वो आमाशय के अंदर की पूरी दीवार को घेर के रखता है, ठीक है। वो श्लेष्मा ही इस HCl से आमाशय की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। छोटे बच्चों में HCl नहीं बनता और पेप्सिन एंजाइम का निर्माण भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि छोटे बच्चे प्रोटीन युक्त भोजन तो खाते ही नहीं है। छोटे बच्चे तो केवल माँ का दूध पीते हैं, और माँ के दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं कैसीन। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। इस कैसीन प्रोटीन के पाचन के लिए अपने शरीर में एक एंजाइम बनता है, नाम है जिसका रेनिन। कौन सा एंजाइम बनता है? रेनिन एंजाइम। तो जब बच्चे छोटी अवस्था में होते हैं उनके आमाशय में न तो HCl बनता है न पेप्सिन बनता है। कौन से एंजाइम का निर्माण होता है? रेनिन का। और वो किसका पाचन करता है? कैसीन प्रोटीन का। इसीलिए क्या होता पता है आपको? जब बच्चा छोटा होता है उसको अपन बाहर का कोई भोजन खिला देते हैं, वो उसको पचता नहीं है, फिर उसका पेट दर्द होगा, अनेक को शिकायतें हो सकती है। देखना आप, गाय का दूध नहीं पचता, भैंस का दूध नहीं पचता, बकरी का दूध थोड़ा थोड़ा पचता है, उसको भी पतला करके पिलाना पड़ता है, क्योंकि बकरी के दूध में वो माँ के दूध की बिल्कुल समानता पाई जाती है, उसको आसानी से पचाया जा सकता है। क्योंकि अब ये दूसरे वाले क्यों नहीं पचते? क्योंकि उनको पचाने के लिए तो ये चाहिए और साथ में ये चाहिए। अब ये दोनों बच्चे के पेट में तो बढ़ ही नहीं सकते भाई। बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसका शरीर बहुत नाजुक होता है, उस स्थिति में ये नहीं बन सकते। इसलिए वहाँ पे भगवान ने क्या बना रखा है? रेनिन, जो किसका पाचन करता है? कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ये हो गया अपने आमाशय के अंदर भोजन का पाचन। केवल किसका होता है? प्रोटीन का। याद रख लेना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। आमाशय के बाद जो भी भोजन के टुकड़े होंगे उनको काइम कहते हैं, का-ई-म। और वो काइम इस आमाशय से निकल करके इस हिस्से पे आते हैं, ये कहलाता है ग्रहणी। अब ध्यान से देखेंगे, इस ग्रहणी से यहाँ एक नलिका निकलती है, इसको कहते हैं अग्नाशयी पित्त वाहिनी। ये यहाँ पे संरचना बना रखी है अग्नाशय ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि। और ये इधर बना रखा है यकृत। अपन ने जब पढ़ा था वहाँ ये देखा था कि अग्नाशय और यकृत दोनों वाहिनियाँ आगे किस में खुलती है? ग्रहणी में। अग्नाशय के द्वारा बनाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम, वो सारे के सारे इस ग्रहणी में आके भोजन के साथ मिलते हैं। और यकृत के अंदर बनाया जाता है पित्त रस, जो यकृत में बनता है और किस में आके रुकता है? पित्ताशय। और ये पित्ताशय भी इस वाहिनी से यहाँ जुड़ा रहता है और पित्त को इस वाहिनी में छोड़ता है। ये पित्त वाहिनी, ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा आने वाली वाहिनी
दोनों यहाँ आके मिलती है, अग्नाशय पित्त वाहिनी का निर्माण करती है और अपने द्वारा पदार्थों को बनाते जाते हैं। वो लाके कहाँ छोड़ती है? ग्रहणी के अंदर। ऊपर से आता है भोजन, यहाँ से आते हैं ये पदार्थ, दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं? मिक्स होने के बाद आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन भोजन का पाचन सर्वाधिक इसी जगह पे होता है। कहाँ पे? ग्रहणी में। और ग्रहणी में आने के बाद ऊपर से इस वाहिनी के द्वारा आता है पित्त रस और इधर से आता है अग्नाशयी रस। अपन देखते हैं पित्त रस को। पहले ही पढ़ा था अपन ने, पित्त में दो भाग होते हैं, पित्त लवण और पित्त रस। पित्त रस होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, जिसकी पीएच 7.5 से 8 के बीच रहती है। पित्त लवणों में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस प्रकार के कुछ लवण होते हैं। और ये लवण भोजन के अंदर जो वसा वाला भाग होता है उस पर क्रिया करते हैं और वसा का इमल्सीकरण करते हैं। इमल्सीकरण का मतलब वसा के जो बड़े बड़े कण हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। छोटे कणों में क्यों? ताकि ये अग्नाशय के द्वारा आने वाले एंजाइम जब वसा पे क्रिया करे तो छोटे छोटे अणुओं पे क्रिया आसानी से हो सके। बड़े बड़े कण हो जाएंगे ना, उस पर एंजाइम बार बार के सतह पे क्रिया करेगा, अंदर की वसा वैसी की वैसी रह जाएगी। इसलिए इसको ये पित्त लवण जो होता है वो क्या करता है? छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इसके बाद नंबर आता है अग्नाशयी रस का। अग्नाशय के अंदर बनने वाला रस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। अपन हर एंजाइम की अलग अलग क्रिया देखेंगे। और अग्नाशयी रस की पीएच भी 7.5 से 8 के बीच होती है। का मतलब ये कि यहाँ तक जो भोजन था वो अम्लीय था, ठीक है। जैसे वो ग्रहणी में आएगा, इन पदार्थों के मिलने के बाद जो अम्लीय था वो अम्ल न होकर के कैसा हो जाता है? क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है। सबसे पहला एंजाइम ट्रिप्सिन। एक चीज और बता दें आपको कि ये जो एंजाइम है ना, ये इसके अंदर बन रहे हैं जितने भी, किसमें? अग्नाशय में। ये तीनों प्रकार के घटकों का पाचन करेंगे भोजन के। कार्बोहाइड्रेट का भी करेंगे, वसा का भी करेंगे और प्रोटीन का भी करेंगे। मुख गुहा में केवल स्टार्च का पाचन, आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन, आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन। जबकि इस ग्रहणी के अंदर भोजन के तीनों घटकों का पाचन होगा। और तीनों को पचाने के लिए एंजाइम आएंगे, वो सारे के सारे अग्नाशय से ही आएंगे। कहां से आएंगे? अग्नाशय से। प्रोटीन को पचाने के लिए दो प्रकार के एंजाइम आएंगे, एक ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन। कोई नई क्रिया नहीं है, वही प्रोटीन के जो बड़े अणु रह जाते हैं जिनका आमाशय में पूरा पाचन नहीं होता, उनको ये डाईपेप्टाइड में बदलते हैं। उनको ये किस में बदलते हैं? डाईपेप्टाइड में बदलने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के बाद इसमें एंजाइम बनते हैं एमाइलेस एंजाइम। ये एमाइलेस एंजाइम जो मुख गुहा में स्टार्च शेष बच जाता है, जो माल्टोज सुक्रोज बनते हैं उनको ये नहीं छेड़ेगा, तो स्टार्च बच गया है, पॉलीसेकेराइड के यदि कुछ अणु है तो उनको ये एमाइलेस एंजाइम फिर से तोड़ेगा। वो लार में बन रहा तो लार एमाइलेस था, ये अग्नाशय में बन रहा तो इसको अग्नाशयी एमाइलेस कह सकते हैं। एंजाइम वो का वो है, वो लार में था, ये कहाँ से आया है? अग्नाशय से। एमाइलेस एंजाइम जो क्या करेगा? जो टाइलिन ने काम किया था बिल्कुल वैसा का वैसा ये करेगा। जो पॉलीसेकेराइड कुछ बच गए हैं उनको ये डाईसेकेराइड में बदलने का काम करेगा। कितने हो गए? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेस और नंबर 4 पे बनता है लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज। और ये जो लाइपेज एंजाइम बनता है ये वसा पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? वसा पे। वसा के जो अणु होते हैं उन पे ये क्रिया करता है और उन वसा के अणुओं को ये तोड़ देता है। इनका लिखा ही नहीं, क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ लिया भाई जो पेप्सिन एंजाइम आमाशय में क्रिया हो रही थी वो कि वो ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। और काइमोट्रिप्सिन भी यही करेगा, प्रोटीन को डाईपेप्टाइड में तोड़ेगा। और ये क्या करेगा? एमाइलेस एंजाइम ये पॉलीसेकेराइड पे क्रिया करेगा। चलो लिख देते हैं यार, फिर आप कहोगे लिखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ। ये एमाइलेस पॉलीसेकेराइड पे क्रिया करेगा और ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस पे क्रिया करेंगे? प्रोटीन पे, ठीक है। यहाँ जो मुख गुहा में बना था डाईसेकेराइड और यहाँ डाईपेप्टाइड, वही वापस बनेंगे। लाइपेज एंजाइम ये किस पे क्रिया करता है? वसा पे। लाइपेज एंजाइम किस पे क्रिया करेगा?
वसा पे, जिसका इमल्सीकरण पित्त लवण ने किया। पित्त लवण जिनको तोड़ के छोटे छोटे किया ना, ये उन पे क्रिया करेगा और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का निर्माण करता है। कौन? लाइपेज। इसको अग्नाशयी लाइपेज भी कहते हैं, क्योंकि आगे आंत में भी लाइपेज का निर्माण होगा। ठीक है। एक और होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, ये भी पेप्टाइड पे ही क्रिया करेगा, जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन वगैरह है उनको तोड़ेगा। ठीक है। और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम, जैसे नाम है ना पेप्टाइडेज, ये क्या करता है, जो डाइपेप्टाइड बने थे ना उनको तोड़ के एमिनो अम्ल बनाना भी शुरू कर देता है। ठीक है। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्रिया करेगा डाइपेप्टाइड पे। डाइपेप्टाइड जो कहाँ बने थे? आमाशय में, प्रोटीन के पाचन से। इनसे ये क्या बनाना शुरू कर देता है? अमीनो अम्ल। कौन है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लियेज एंजाइम भी होते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करते हैं? यदि भोज्य पदार्थों में डीएनए आरएनए है, कहीं से भी डीएनए और आरएनए, तो ये डीएनए और आरएनए का पाचन शुरू करते हैं। भाई भोजन में सब कुछ हो सकता है। ठीक है। यदि डीएनए और आरएनए भोज्य पदार्थों में मिश्रित हैं तो उसको कौन पाचन करेगा? न्यूक्लियेज एंजाइम। डीएनए और आरएनए के पाचन में सहायता करते हैं। अब डीएनए आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए किससे बना होता है? आरएनए किससे बना होता है? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, पेंटोज शर्करा से जुड़ते हैं। ठीक है। जिनको अपन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। तो ये डीएनए आरएनए में से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। जो अपने यहाँ पे दिए हुए हैं नहीं इतने, हाँ बस केवल इतना लगेगा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए तथा आरएनए किस में बदलेगा उनको? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड आरएनए और डीएनए की क्रियात्मक इकाई, जिसका निर्माण होता है शर्करा और नाइट्रोजन क्षारकों के मिलने से। ये ग्रहणी हो गई, ये ग्रहणी का पूरा हिस्सा, ये शुद्रांत्र। इसके अंदर का जितना भी कुंडलित हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, इस पूरे को अपन क्या कहेंगे? शुद्रांत्र। हाँ, इसके बाद भोजन कहाँ पे आता है? ग्रहणी के बाद शुद्रांत्र में। यहाँ पर भी भोजन के तीनों घटकों का पाचन होगा, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं उनमें मुख्यतः क्या होता है? माल्टोज, उसके पाचन के लिए एंजाइम बनता है माल्टेज, ग्लूकोज बना देगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज से ग्लूकोज। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे क्रिया करेगा और उससे बन जाएगा ग्लूकोज, साथ में गैलेक्टोज। नंबर 3 पे सुक्रेज एंजाइम, ये क्रिया करेगा सुक्रोज पर और साथ में बन जाएगा ग्लूकोज प्लस साथ में फ्रक्टोज। ठीक है। अपन केवल ग्लूकोज ही लिख रहे हैं क्योंकि अपने ऊर्जा ग्लूकोज से ही मिलती है। ठीक है। ये बन गए। इसके बाद जो डाइपेप्टाइड बचे थे, 4 नंबर पेप्टाइड, इन पे काम करता है पेप्टाइडेज एंजाइम बनता है। वो काम किस पे करेगा? पेप्टाइड पे। किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में। ये प्रोटीन से बना हुआ था पेप्टाइडेज, पेप्टाइड, और उस पे काम कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्टाइडेज। किस में बदल दिया? अमीनो अम्लों में। इसके बाद 5 नंबर पे क्या था? वसा। यहाँ पे भी बनता है कौन सा एंजाइम? लाइपेज। किस पे काम करेगा? वसा पे।
बनाएगा वसा अम्ल और साथ में ग्लिसरॉल। इसके बाद यदि न्यूक्लियोटाइड है तो उनको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज ये काम करते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। ये कहाँ किससे बने थे? आरएनए डीएनए के पाचन से। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे हुआ? आरएनए और डीएनए के निर्माण टूटने से। और ये इनको तोड़ के छोटी संरचना न्यूक्लियोसाइड में बदल देती हैं। न्यूक्लियोसाइड। और इसी प्रकार का दूसरा एंजाइम भी होता है साइडेज। ये काम करेगा इस न्यूक्लियोसाइड पे। और इसको ये बदल देता है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस राइबोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज कहेंगे जिसको अपन, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज। पेंटोज मतलब जैसा ग्लूकोज में 6 अणु होते हैं ना, पेंटोज में वैसे 5 अणु कार्बन को एक शर्करा है, पेंटोज में बदल देती है। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटी आंत में भोज्य पदार्थों का पाचन होगा। सबका ही हो रहा है। बस इसका हो रहा है डाइसेकेराइड मतलब शर्करा का, प्रोटीन का, वसा का और न्यूक्लिक अम्लों का। इन सब का पाचन होता है और पाचन होने से अलग अलग पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ये पाचन की क्रिया कहाँ हो गई? शुद्रांत्र या छोटी आंत में। यहाँ पाचन होने के साथ साथ ये जो शुद्रांत्र है इसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। जब पचित होने के बाद जितने भी ग्लूकोज बने हैं, अमीनो अम्ल बने हैं, वसा अम्ल बने हैं, ग्लिसरॉल बने हैं, इनमें से जितने भी भोज्य पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिनका पाचन पूर्णतः हो चुका है, ये सब बन चुके हैं, इनको ये अवशोषित करके किस में डाल देती है? रक्त में। तो जैसे ही शुद्रांत्र के अंदर भोजन का पाचन और अवशोषण पूरा होता है, उसके पश्चात भोजन शुद्रांत्र के पच्छ हिस्से से किस में प्रवेश करता है? अंध नाल में, जो क्या है? बृहदरंत्र के सबसे आगे का हिस्सा, जिसको अपन बड़ी आंत भी कह सकते हैं। अपन ने कहा था इसकी लंबाई 1 से 1.5-2 मीटर तक की होती है। ठीक है, इसके आगे का ये हिस्सा अंधनाल कहलाता है और इसके सबसे नीचे का हिस्सा अंधनाल के, इसको कहते हैं परिशेषिका। ये क्या होता है? ये अपने शरीर की एक है अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब अब इसका अपने शरीर में कोई काम नहीं है। हो सकता है ये अपने पूर्वजों के शरीर में काम आती होगी, वैसे इसका काम है सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करना। सेल्यूलोज इसमें होता है, पेड़ पौधों में ये घास फूस वगैरह होती है ना, इनके अंदर सेल्यूलोज होता है। वो यदि अपन खाएं तो उसका अपने शरीर में पाचन नहीं होता है। आप घास खाओ, कुत्र खाओ ना, कुत्र खाए वाली, ये अपने शरीर में पचती नहीं है। ठीक है, आप घास फूस खा लो, ये नहीं पचेगी। क्यों नहीं पचेगी? क्योंकि अपनी अपेंडिक्स काम नहीं करती, इसको अपेंडिक्स भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, ये इसमें कुछ ऐसी अबनॉर्मलता आ जाती है जिसमें दर्द शुरू हो जाता है, फिर अपन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है। जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है उसमें इसी को काट के बाहर किया जाता है। ये अंधनाल है जो सेल्यूलोज के पाचन में यही सहायता करती है, अपने शरीर में भी है, लेकिन इसमें अपने बैक्टीरिया वगैरह जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होते हैं वो अपने शरीर में होते नहीं है। इसके बाद ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक कि ये पूरा जो डायग्राम बना रखा है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? बृहदांत्र, जिसमें कोई पाचन वाचन की क्रिया नहीं होती। ये इस अपचित भोजन में से जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ मिला है इसको, उसमें से जल जैसे पदार्थ जो तरल रूप में होते हैं उनका ये अवशोषण करने का काम करती है। जब उनका अवशोषण होता है तो फिर जो भोज्य पदार्थ है उसकी तरलता कम होती है और वो गाढ़े रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बृहदांत्र से निकल करके जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे के सारे आगे किस में एकत्रित होते हैं? मलाशय में, ये रेक्टम कहते हैं इसको, यहाँ आगे एकत्रित होते हैं और यहाँ से उन्हें आवश्यकता अनुसार शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? गुदा द्वार के माध्यम से। ठीक है, ये होगी अपने मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया पूरी। भोजन का अवशोषण याद रखना केवल और केवल कहाँ होता है?
क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोज्य पदार्थों, जल जैसे कुछ पदार्थ तो पोषक तत्व तो नहीं है, उनका अवशोषण होता है, और कुछ लवणीय पदार्थ, कुछ लवणों का। ठीक है, तो ये हो गया अपने मानवों के अंदर पाचन की प्रक्रिया पूरी, डायग्राम और क्रियाविधि दोनों। तो फ्रेंड्स, इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइएगा, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो मिले तो आप लोगों को भी पता चले कि सर दर्द शुरू होने वाला है ना। हाँ, तो इसके लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए